दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, 13 जून 2025 को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले ने मध्य पूर्व में तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इजराइल ने इस हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना और उसे परमाणु शक्ति बनने से रोकना बताया है। इस हमले में ईरान की सैन्य और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिसमें कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। यह हमला न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों पर भी गंभीर सवाल उठाता है। इस वीडियो में हम इस हमले के विभिन्न पहलुओं, उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, ईरान की संप्रभुता पर प्रभाव और मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें 200 से अधिक जेट विमानों ने 100 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मरने की खबर है। इजराइल ने दावा किया कि यह एक पूर्व नियोजित और सटीक हमला था, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था। इस हमले की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा ईरान के परमाणु समझौते के उल्लंघन की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुई। यह हमला इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव का हिस्सा है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण रहे हैं। ईरान ने इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। 2024 में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव बढ़ा था, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। इजराइल का यह हमला कई मायनों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी भी देश को किसी अन्य देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग करने से मना करता है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन करार दिया और इसे युद्ध की घोषणा माना। इसके अलावा यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में भी नहीं आता, क्योंकि इजराइल ने यह साबित नहीं किया है कि ईरान से कोई तत्काल खतरा उसे लाहिक था या नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी इस हमले को आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना है। इसके अतिरिक्त इजराइल का यह दावा कि उसने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए हमला किया अपने आप में विवादास्पद है। इजराइल स्वयं परमाणु हथियारों से लैस है, लेकिन उसने कभी भी परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये विडंबना है कि एक ऐसा देश जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमों का पालन नहीं करता, दूसरे देश को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई को लेकर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी आलोचना हो रही है। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने युद्ध अपराधों के रूप में चिन्हित किया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे मारे गए। इन कार्रवाइयों को कई देशों और मानव अधिकार संगठनों ने नरसंहार और मानवीय मापदंडों का उल्लंघन माना है। ऐसे में इजराइल का ईरान पर हमला न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये उसकी आक्रामक नीतियों का एक उदाहरण है। यह सवाल उठाता है कि एक ऐसा देश जिसे स्वयं युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया हो, कैसे दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला करने का औचित्य सिद्ध कर सकता है। इजराइल के इस हमले की कई मुस्लिम देशों ने
कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब और यूएई ने इस हमले की निंदा की और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया। कतर और ओमान ने हमले को खतरनाक और लापरवाह करार देते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। तुर्की ने इजराइल की कार्रवाई को आतंक का हिस्सा माना और इसे क्षेत्र में बड़े युद्ध की ओर ले जाने वाला कदम बताया। हालांकि इन देशों की प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से मौखिक निंदा तक सीमित रही। किसी भी मुस्लिम देश ने इस हमले के जवाब में ठोस कदम उठाने की घोषणा नहीं की है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की कहीं न कहीं कमी है। मुस्लिम देशों की निष्क्रियता के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आंतरिक मतभेद। मुस्लिम देशों के बीच क्षेत्रीय और वैचारिक मतभेद जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया सुन्नी तनाव एकजुट प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं। नंबर 2, आर्थिक और कूटनीतिक निर्भरता। कई मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब और यूएई पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य रूप से निर्भर है। इस निर्भरता के कारण वे इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से हिचकिचाते हैं। नंबर 3, क्षेत्रीय अस्थिरता का डर। मध्य पूर्व पहले ही गाजा, लेबनान और सीरिया में चल रहे संघर्षों के कारण अस्थिर है। कई देश इस डर से कदम नहीं उठा रहे हैं कि उससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। नंबर 4, इजराइल की सैन्य शक्ति। इजराइल की सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता साथ ही अमेरिका का साथ मुस्लिम देशों को सैन्य कार्रवाई से रोकता है। नंबर 5, वैश्विक शक्तियों की भूमिका। इजराइल का यह हमला संभवतः अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के समर्थन के बिना संभव नहीं था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि हमला अमेरिका के समन्वय और अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता था। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वो डील करे, अन्यथा इजराइल के अगले हमले और भी क्रूर होंगे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस हमले के बाद डी एस्केलेशन की अपील की है, लेकिन उनकी ये अपील एक पक्षीय लगती है क्योंकि उन्होंने इजराइल की कार्रवाई की स्पष्ट निंदा नहीं की। ये दोहरा मापदंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास की कमी को दर्शाता है। इजराइल का यह हमला मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आशंका को बढ़ाता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कठोर सजा की चेतावनी दी है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए ड्रोन और मिसाइलों को तैनात किया। मुस्लिम देशों को अपने आंतरिक मतभेदों को दरकिनार कर एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जैसे मंच इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गैर पक्षपातपूर्ण देशों और संगठनों को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वह ऐसे आक्रामक कार्रवाइयों से बचे। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु वार्ता को पुनर्जन्म देना चाहिए ताकि सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक समाधान निकाला जा सके। खुलासा ये कि इजराइल का ईरान पर हमला न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि ये मध्य पूर्व में पहले से अस्थिर स्थिति को और खतरनाक बनाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।